ओके यस सर। यस सर। सो एक मिनट जस्ट। ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। अब देखिए, सेल्सफोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें सेल्सफोर्स के बारे में समझना होगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हमें आते हैं, पहले हम उन पर डिस्कस करेंगे कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आईटी में करियर करना होता है, सेल्सफोर्स में करियर करना है, क्योंकि सभी को पता है कि मार्केट में सेल्सफोर्स कितना बूमिंग है। बट अब कुछ इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से कुछ स्टूडेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सो इसीलिए आज हम मेनली डिस्कस करेंगे सिर्फ सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या होता है, अब कैसे ये सेल्सफोर्स रियल टाइम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और सेल्सफोर्स की मार्केट नीड क्या है। ओके, अब सेल्सफोर्स को समझने के लिए अगर किसी के पास सेल्सफोर्स का अगर कोई बेसिक आइडिया तो आप बताइए क्या होता है सेल्सफोर्स, किसी को पता है? बताइए सेल्सफोर्स के बारे में। Salesforce is a CRM tool. करेक्ट, सीआरएम। और करेक्ट, एक तो आपने पॉइंट कहा कि सेल्सफोर्स का एक सीआरएम है, करेक्ट। और किसी के पास कोई आइडिया इसके बारे में? CRM tool. Yes, it is cloud-based CRM. क्लाउड बेस्ड, करेक्ट अगेन। सो आपने दो पॉइंट्स कहा, फर्स्ट कि एक सीआरएम है, सेकंड क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। सो सेल्सफोर्स को समझने के लिए सभी टर्म्स को हमें समझना होगा कि सीआरएम क्या होता है, अब ये क्लाउड बेस्ड का मीनिंग क्या है, करेक्ट। अब देखिए, सेल्सफोर्स को आप दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स एक कंपनी भी है, करेक्ट। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम भी सेल्सफोर्स है, बट जो कंपनी है, कंपनी का भी नाम सेम है। जैसे आपने देखा है गूगल, अब गूगल एक कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है। अब सेम उसी तरह से सेल्सफोर्स एक कंपनी है और इस कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है जो है salesforce.com, जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी फेमस है। एक पॉपुलर उनका प्रोडक्ट है जो रियल टाइम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब क्या प्रॉब्लम है और कहां आपको सेल्सफोर्स यूज करने की नीड है, क्यों मार्केट में इतनी डिमांड है सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए, तो ये सभी पॉइंट्स आज आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, सेल्सफोर्स को हम दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। सो अगर हम बात करें सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, सो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेल्सफोर्स इज ए, देखिए जितने पॉइंट्स आपने भी कहा आपको वही आपको यहां पर मिलेंगे। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियॉफ। अब देखिए, सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के बारे में, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। अब सेकंड हम इसे को डिस्कस कर सकते हैं सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, कि अगर सेल्सफोर्स को हमें एक्सप्लेन करना है एज अ प्रोडक्ट तब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम डिस्कस कर सकते हैं सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन। देखिए, क्लाउड आपको बार बार ये वर्ड आ रहा है तो उसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट होगा हमें। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। अब देखिए, अगर सिंपल वर्ड में आप एक्सप्लेन करें तो ये वे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर, कि सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल है, एक सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। ओके, अब इसी पॉइंट्स को या फिर इसी टर्म्स को आप ब्रेक डाउन करिए, क्योंकि आपके पास देखिए मल्टीपल टर्म्स आ रहे हैं एक डेफिनेशन में, जैसे क्लाउड बेस्ड, देन आता है सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स।
सो कैसे ये सेल्सफोर्स सीआरएम जो है कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है और उन्हें जोड़े रखता है। सो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इसे रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करना होगा कि मार्केट में या फिर जो बिजनेसेस है उनको कैसे इस सेल्सफोर्स की नीड आती है। ओके, सो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ही इस डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें, सो फर्स्ट हम आती है आपके पास क्लाउड बेस्ड। सो क्लाउड बेस्ड हमें समझना होगा। देन आता है आपके पास सीआरएम। सो सीआरएम हमें समझना होगा। ओके, एक मिनट वेट करिए, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, जस्ट एक मिनट। ओके, देन सो क्लाउड बेस्ड, देन सीआरएम। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, देखिए, कंपनीज एंड कस्टमर्स। सो सेल्सफोर्स को समझने के लिए सभी पॉइंट्स आपको समझना होगा कि क्लाउड बेस्ड का मीनिंग क्या है, सीआरएम का मीनिंग क्या होता है, देन कंपनीज एंड कस्टमर्स। सो सभी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, इस डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे सेल्सफोर्स को समझने के लिए। अब सो क्लाउड बेस्ड क्या होता है, कंसेप्ट है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने सुना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट सेशन होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कल जो हमारा सेशन होगा जिसमें हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेनली सेल्सफोर्स को समझने के लिए इन सभी टर्म्स को हमें समझना है। सो फर्स्ट हमें समझना होगा क्लाउड बेस्ड। अब क्लाउड बेस्ड मींस एक कंसेप्ट हमारे पास यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसकी नीड क्या है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सभी टर्म्स आप सभी ने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सेकेंड आता है सीआरएम। ओके, थर्ड कंपनीज एंड फोर्थ कस्टमर। ओके, सो आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे इन तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स, तो इन सभी का क्या रिलेशनशिप है, क्यों कंपनीज ने या फिर जिस बिजनेसेस ने यहां पर सेल्सफोर्स यूज करना चाहिए। अब सेल्सफोर्स कौन यूज करता है, कोई कंपनीज मींस कोई ऐसा बिजनेस जिनके कस्टमर्स है, क्योंकि बिजनेसेस को कस्टमर्स को साथ लाना है, उनको जोड़े रखना है अपने बिजनेसेस के साथ। सो आपको अगर सेल्सफोर्स समझना है तो आप इसे कंपेयर करेंगे रियल वर्ल्ड से, जिनका भी कोई एक बिजनेस है जो कस्टमर्स हैंडल कर रहा है। अब सिंपली तो हम इसे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब कोई भी बिजनेस हो सकता है। अब उस बिजनेस को आपको मैनेज भी करना है। अब इस बिजनेस को आप मैनेज कैसे करेंगे। सो फर्स्ट, अब आप एग्जांपल लीजिए कि कोई आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप बना रहे हैं। सो लैपटॉप और डेस्कटॉप आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड आपको इसे सेल भी करना है, ठीक है। अब ये आपका एक प्रोडक्ट है और कुछ सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो उसके साथ, और आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी अच्छा है। बट जैसे ही आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने एक कंपनी स्टार्ट किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इसको रन करने के लिए, ओके, अब क्योंकि हमें ग्रोथ भी चाहिए तो हमें कस्टमर्स चाहिए, इस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, या हमारे कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। सो लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ हम कुछ और भी प्रोडक्ट्स यहां पर सेल करेंगे। अब मुझे बताइए कि आज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, सो क्या कल से ही वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा? बताइए, क्या कल से ही वो स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में सेल होना? बताइए, सभी लोगों को आंसर करना है। जो भी आपको डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको आंसर करना है सिंपली, ठीक है। देन अब आपका एक प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट में सेल करना है, बट जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसे सेल करना है, सो फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर इसकी मार्केटिंग करोगे या फिर आप ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर इसका कोई मार्केट ही नहीं है, ऐसे हमें कोई पोटेंशियल कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे जो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेप यही आएगी मार्केटिंग से पहले कि आपको अपने बिजनेसेस के लिए टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है
कौन टारगेटेड कस्टमर्स है जो हमारा प्रोडक्ट यहां पर ले सकते हैं? अब बताइए इस कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप के लिए आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे? कौन कौन इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है? बताइए टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे इस केस में? कॉलेज स्टूडेंट। करेक्ट, कॉलेज, कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में भी यहाँ पर चाहिए, लैब्स में हम यहाँ पर कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड, स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं, स्टूडेंट हमारा प्रोडक्ट ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन, करेक्ट, कंपनीज, करेक्ट, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी हमारा प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारे टारगेटेड कस्टमर्स है। सो हमने ये समझा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन बाय कर सकता है, तो हमने टारगेटेड कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे इस प्रोडक्ट को उन टारगेटेड कस्टमर्स तक भी पहुंचाना है, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट है और जो अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जो कम प्राइस में भी दे रहा है, प्लस यहां पर मल्टीपल सर्विसेज वो ऑफर कर रहा है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो उन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो ये प्रोडक्ट आप टारगेटेड कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे? अब वो कैसे आपका प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि मार्केट में तो कई सारे प्रोडक्ट्स है, उनको कैसे पता है कि मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो अच्छी सर्विसेज ऑफर करेगा? सो आपको अपने प्रोडक्ट को उन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो ये आप कैसे करेंगे? क्या करना होगा हमें इसके लिए? बताइए। मार्केटिंग। करेक्ट, हमें यहाँ पर मार्केटिंग करना होगा कि जब तक हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे हम अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकते। सो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फर्स्ट स्टेप यहां पर आता है मार्केटिंग। सो हमारे पास एक मार्केटिंग टीम चाहिए जो इस प्रोडक्ट को मार्केट करेगा। अब मार्केटिंग टीम क्या करता है? कैंपेन्स रन करती है। अब कैंपेन्स क्यों रन करेंगी? ताकि वो इन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंच पाए। सो मार्केटिंग टीम का काम क्या होता है? कैंपेन्स रन करना, ओके, इन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। अब कैंपेन्स हो सकते हैं जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया कैंपेन्स है, ओके, ईमेल कैंपेन्स। अब ऐसे मल्टीपल वेज है मार्केटिंग करने के लिए। सो ईमेल कैंपेन्स। अब मार्केटिंग टीम का काम क्या है कि कैंपेन्स रन करना। और कैंपेन क्यों रन कर रहे? टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। और टारगेटेड कस्टमर्स में से जो इंटरेस्टेड होंगे हमारे प्रोडक्ट में, तो वो इंटरेस्ट शो करेंगे। जैसे आपने भी देखा होगा जब आप क्या करते हो इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल आपको रिसीव होता है, सो सोशल मीडिया पे जैसे ही आपको कोई न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, करेक्ट, सो आप कुछ फॉर्म फिल करते हो, आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो, सो आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी। उसके बाद उनकी तरफ से कोई एक पर्सन आपको कॉल करता है। जैसे आपने इंटरेस्ट शो किया मींस आप उनके लिए क्या होते हो? पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स मींस इंटरेस्टेड, जो वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, उनके लिए तो आप क्या हो? पोटेंशियल कस्टमर्स। और पोटेंशियल कस्टमर्स को हम यहां पर कहते हैं लीड्स, ओके। सो जो कस्टमर्स या फिर जो टारगेटेड कस्टमर्स इंटरेस्ट शो करेंगे उनको हम कहते हैं लीड्स। अब बिजनेस टर्म में हम उसको लीड्स कहते हैं। सो मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किया, उन कैंपेन से हमें कुछ लीड्स मिली। लीड्स मींस पोटेंशियल कस्टमर। सो सपोज करिए कि किसी ने इंटरेस्ट शो किया, जिनमें से आपके पास एक कॉलेज है, सो XYZ कॉलेज, कोई भी एक कॉलेज का एग्जांपल लेंगे हम। सेकंड, एक कोई पर्सन है स्टूडेंट, सो करण, देन राज, ओके, सो कुणाल, एक एम्प्लॉय है कुणाल, देन कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये सभी ने आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है। ये फिलहाल हमारे कस्टमर्स नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है हमारे प्रोडक्ट में, ओके। सो मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हुआ, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया और वहां से कुछ लीड्स को जनरेट किया। सो कैंपेन्स का मेन एम यही होता है अपने बिजनेसेस के लिए लीड्स को जनरेट करना। देन अब जैसे ही आपके पास लीड्स आई, सो क्या ये जरूरी है कि सभी जो लीड्स है वो आपका प्रोडक्ट बाय करें? करेक्ट। देन अब इस लीड्स को आपको कॉल करना होगा, देन सभी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देना होगा और ट्राई करना होगा इस लीड्स को कन्वर्ट करने में हमारे कस्टमर्स में। अब ये काम कौन करेगा कि इन लीड्स को हमें कन्वर्ट करना होगा कस्टमर्स में, हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको देना है, करेक्ट। अब ये काम कौन करता है बिजनेसेस में? उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। देन अब हमें और एक टीम चाहिए, उस टीम को हम क्या कहेंगे?
सपोर्ट टीम, नो, सिर्फ हमें उस लीड्स को कन्वर्ट करना है कस्टमर्स में. ओके, हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना है, ट्राई करना है कि उन कस्टमर्स ने या फिर उन लीड्स ने हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए. मींस हमें उस प्रोडक्ट को सेल करना है. करेक्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास जो टीम आती है वो है सेल्स टीम. सो ये काम होगा आपकी सेल्स टीम का कि आपके इस लीड्स को कन्वर्ट करना कस्टमर्स में. करेक्ट. अब सेल्स टीम क्या करेगी, जैसे सेल्स टीम में हमारे पास मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, सो सभी को कॉल करना, उनकी इंफॉर्मेशन लेना कि आपको कितने लैपटॉप्स की या फिर डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे हम क्या ऑफर आपको दे सकते हैं. ठीक है, आपका बजट, देन सभी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कि इस प्रोडक्ट के साथ हम क्या क्या सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं. तो ये काम होता है आपकी सेल्स टीम का कि आपके उस जो लीड हमारे पास आई है कि वो ट्राई करना उस लीड को कन्वर्ट करने में हमारे कस्टमर्स में. बट हो सकता है कि उनमें से कोई लोग आपका प्रोडक्ट बाय करे और कुछ लोग हो सकता है कुछ इश्यूज की वजह से वो प्रोडक्ट बाय ना करें. ताकि कैसे हो सकता है कि जैसे XYZ कॉलेज रेडी है आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, बट जो ABC ऑर्गेनाइजेशन है, अब हो सकता है कि वो बोल रहे कि वो नेक्स्ट मंथ आपका प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, फिलहाल उनका कोई बजट नहीं है. या फिर कुणाल जो एक एम्प्लॉय है, तो उन्होंने ये कहा कि यस आपका प्रोडक्ट मुझे पसंद आया बट हम नेक्स्ट मंथ उसको बाय करेंगे, जैसे हमारी सैलरी रिसीव होगी. ओके, सो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपकी इस लीड को कन्वर्ट करने में हमारे कस्टमर्स में. देन अब सेल्स टीम जैसे ही उनको कांटेक्ट करेगी, देन हम उस लीड को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो वो दो वेज में कैटेगरीज हो जाएगी. जैसे जो कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वो होते हैं आपके क्वालिफाइड लीड्स. ओके, सो क्वालिफाइड जो आपका प्रोडक्ट लेंगे, और सेकंड आता है नॉन क्वालिफाइड लीड्स. अब लीड यहां पर दो टाइप्स में डिवाइड हो गई, क्वालिफाइड लीड्स एंड नॉन क्वालिफाइड लीड्स. अब क्वालिफाइड लीड मींस जो आपका प्रोडक्ट लेने वाले हैं, जैसे ABC या फिर XYZ कॉलेज आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है. ओके, करण ने आपका प्रोडक्ट लिया, तो ये सभी हुए आपके कस्टमर्स, जैसे राज. ओके, एंड कुणाल और ABC ऑर्गेनाइजेशन कुछ इश्यूज की वजह से नेक्स्ट मंथ या फिर कुछ दिन बाद आपका प्रोडक्ट वो लेने के लिए रेडी होंगे. ठीक है, सो हमें उन्हें भी मैनेज करना है, तो वो हुई आपकी नॉन क्वालिफाइड लीड. सो कुणाल एंड ABC कॉलेज. बट देखिए हम इनका भी डेटा स्टोर करके रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है, ये नेक्स्ट मंथ तो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, तो हमें ये भी डेटा स्टोर करके रखना है. सिंपल. सो लीड तक हमने डिस्कस किया कि लीड्स क्या होती है एंड एक सेल्स टीम का काम क्या होता है. सो जैसे ही हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया है उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को, अब हो सकता है कि वो कस्टमर्स जब हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो एक हमारे पास एक डिवाइस है, अब हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जैसे इंस्टॉलेशन में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे हमारे जो कस्टमर्स है अगर वो प्रोडक्ट यूज करे, जैसे करण वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है बट उसको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो करण क्या करेगा, अब करण को कोई भी इश्यू आएंगे तो वो क्या करेगा, करण बताइए. करण डायरेक्टली कंपनी को कांटेक्ट करेगा, फोन करेगा. करेक्ट, कंपनी को कांटेक्ट करेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने में यहां पर दिक्कत आ रही है. ठीक है, अब दिन हो सकता है कि मल्टीपल कोई हार्डवेयर इश्यू हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इश्यू हो, इंस्टॉलेशन इश्यू हो, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आती है तो वो भी हमें सॉल्व करना होगा. अब वो सॉल्व करने का काम किसका है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है, अब उनको हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पास इश्यूज आते हैं कस्टमर्स के, सो कस्टमर इश्यूज. ओके, तो उन्हें हम क्या करते हैं टेक्निकल टर्म्स में टिकेट्स और केसेस. ओके, जो भी कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सो वो इश्यूज किसे बताएंगे, हमारे पास अनदर टीम होनी चाहिए जो इन इश्यूज को सॉल्व कर रहा है. अब उस टीम को हम क्या कहते हैं, बताइए. सपोर्ट टीम. सपोर्ट टीम. करेक्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास होनी चाहिए सपोर्ट टीम जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे. जैसे आपने भी देखा है, आप कोई प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस कंपनी को कांटेक्ट करोगे. सो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपसे बात करता है जिसको आप कस्टमर केयर कर रहे हैं. ठीक है, सेम. सो आप कांटेक्ट किस वे से कर सकते हो, सो कांटेक्ट करने के लिए आपको कुछ वेज दिए गए होंगे, जैसे आप ईमेल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली फोन कॉल कर सकते हैं, और आप वेबसाइट से जैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, आप केसेस रेज कर सकते हो,
और इसी को हम कहते हैं टिकट रेज करना। तो ये भी सॉल्यूशन है। जैसे Amazon से आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई आपको एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिला या फिर कोई प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट में, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। सो सिमिलर किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये सभी डिपार्टमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो है आपके मार्केटिंग टीम। अब मार्केटिंग टीम का मीनिंग तो आपको क्लियर है। मार्केटिंग टीम क्या करता है? कैंपेन्स रन करेगा, अपने बिजनेसेस के लिए लीड्स जनरेट करेगा। देन अब उस लीड्स को कन्वर्ट करना कस्टमर्स में, देन वो काम आता है आपकी सेल्स टीम का। सो उस लीड्स को कन्वर्ट करना है हमें हमारे कस्टमर्स में, करेक्ट। जो क्वालिफाइड लीड्स है वो हम स्टोर करेंगे, देन वो हमारे होते हैं अकाउंट्स, ओके, जो हमारे कस्टमर्स हैं। एंड देन जब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई केसेस आते हैं, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं सपोर्ट टीम से। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें तीनों डिपार्टमेंट चाहिए। अगर किसी भी बिजनेसेस में एक भी डिपार्टमेंट ऐसा है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, आप उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट टीम, अगर आपने सपोर्ट टीम ही नहीं दिया, अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट अगर आप कर रहे हो, आपने देखा होगा कि कोई एक प्रोडक्ट है जो आपने बाय किया और बाद में जब आप इसे यूज कर रहे हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी से, आप नेक्स्ट टाइम कभी उस कंपनी से प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, या फिर किसी और फ्रेंड्स को भी आप कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आपको उस कंपनी से प्रोडक्ट लेना चाहिए, करेक्ट। बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये तीनों डिपार्टमेंट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स एंड सपोर्ट। अब देखिए, बिजनेसेस को रन करने के लिए तीनों डिपार्टमेंट्स आपको क्लियर है, इन तीनों डिपार्टमेंट का वर्किंग आपको क्लियर है। यहां तक आप क्लियर है। अब हमें सीआरएम की नीड को समझना है कि सीआरएम कहां हमें फिट होता है, ठीक है। फिलहाल यहां तक आप क्लियर हो कि सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम एंड सपोर्ट टीम क्या होती है और कैसे बिजनेस रन होता है, कैंपेन्स क्या होते हैं, देन लीड्स क्या होती है, केसेस क्या होता है, ये क्लियर हो रहा है आपको? बताइए यहां तक। सब लोग क्लियर है यहां तक? ओके, पीयूष, प्रज्योत, ओके। देन अब नेक्स्ट, अब जैसे ही हमारे पास ये डेटा आया, अब बिजनेसेस के लिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जब हम मार्केटिंग टीम में कैंपेन्स रन करें तो ये भी डेटा हमें स्टोर करना होगा। हमें डेटा स्टोर करना है फर्स्ट कैंपेन्स का, तो ये भी आपके पास डेटा है, ये भी डेटा हमें स्टोर करना होगा, कैंपेन्स डेटा। सेकेंड, जो लीड्स आपके पास आ रही है, इस लीड्स को भी हमें स्टोर करना होगा, ये भी आपका डेटा है। देन जो कस्टमर्स है, इस कस्टमर का डेटा भी हमें स्टोर करना होगा। सेकेंड, जो आपके पास टिकट्स आ रही है, ये भी डेटा हमें स्टोर करके रखना होगा। हमारे पास मल्टीपल डेटा है और बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें डेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है स्टोर करके रखना, कि हमारे कस्टमर्स का डेटा है, ओके, जो टिकट्स बार बार कस्टमर्स को जो इश्यूज फेस कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स, वो हमें स्टोर करके रखना है ताकि हम उस पर फोकस कर पाए और हमारे प्रोडक्ट को और इंप्रूव करें। ये तीनों डिपार्टमेंट्स का डेटा भी आपको स्टोर करना है और इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल रिक्वायरमेंट है, हमें डेटा स्टोर करना है। ये जितना भी डेटा हमारे पास है वो डेटा आपको स्टोर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये डेटा हम कहां पर स्टोर करेंगे, बताइए। डेटा कैसे स्टोर करेंगे हम? अब डेटा स्टोर करने के लिए क्या क्या वेज है आपके पास, बताइए। सर्वर में डेटा स्टोर कर। ओके, सर्वर। ये बहुत ही हाई लेवल पे हुआ कि डायरेक्टली आप सर्वर पे गए, जस्ट आपने बिजनेस स्टार्ट किया। देन और क्या क्या वेज है, जैसे हम अगर डेटा मैनेजमेंट की बात करें, डेटा मैनेजमेंट में देखिए आपके पास मल्टीपल वेज है। जैसे प्रीवियसली बात करें, ओके, सर्वर नहीं है आपके पास, देन उसके बाद एक्सेल, करेक्ट। एक्सेल में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे भी अगर फाइल सिस्टम से पहले, जैसे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, उससे पहले फाइल सिस्टम था कि कोई भी डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो हम फाइल सिस्टम में स्टोर करते थे। देन उसके बाद और कंसेप्ट आया कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइज हमारे पास डेटा हो गया, हम एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं। एक्सेल शीट के बाद और हमें उसको ऑटोमेट करना है, किसी डेटा को प्रॉपरली मैनेज करना है तो और हमारे पास डेटा बेसिस आए। देन और हमें उसको यूनिवर्सल अगर प्रॉपरली स्टोर करना है, कहीं से भी हमें उसको एक्सेस करना है तो देन सर्वर्स, करेक्ट। तो ये सभी इनोवेशन है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। बट बेसिक लेवल पे अगर हम डिस्कस करें कि जो डेटा हमें स्टोर करना है हम उसको एक्सेल में स्टोर करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ सकती है एक्सेल में, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर की नीड को समझना है कि क्यों हमें एक सॉफ्टवेयर यहां पर चाहिए, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर सपोज करें कि हमें एक्सेल में डेटा स्टोर किया, अब एक्सेल में तो आप डेटा तो स्टोर कर सकते हैं। जो भी हमारे पास डेटा है वो हमने स्टोर किया। देन अब बेसिक लेवल पे ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब आपने बिजनेस ग्रो किया, आपका जो प्रोडक्ट है
वो नागपुर में भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल सेल्स टीम है और मल्टीपल सिटीज में आप बिजनेस रन कर रहे हैं। सो नागपुर, देन पुणे, मुंबई, ऐसी मल्टीपल सिटीज में अभी आप बिजनेस कर रहे हैं। सो हर सिटी में आपके पास सेल्स टीम वर्क कर रही है। यहां पर भी एक सेल्स टीम है, ओके, पुणे में भी एक सेल्स टीम है और मुंबई में भी एक सेल्स टीम है, ओके। अब जितना भी आपके पास डेटा आएगा, सो नागपुर के सेल्स टीम आपको अलग से डेटा देंगे, पुणे की सेल्स टीम ये आपको मंथली रिपोर्ट शेयर कर सकती है कि कितने हमें लीड्स आई थी और कितने कस्टमर्स को हमने कन्वर्ट किया। मुंबई से आपके पास अनदर डेटा आया। तो इतना सारा डेटा आप मैनेज कैसे करेंगे? एक एक्सेल शीट, आप कितनी एक्सेल शीट मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हमें इस डेटा को सिक्योर भी करना है। सो नागपुर में जो सेल्स टीम आ रही है तो उनका जो डेटा होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, पुणे में जो सेल्स टीम है वो डिफरेंट है और मुंबई से जो डेटा आ रहा है वो डिफरेंट है। बट अगर आप ऐसे मल्टीपल शीट्स मैनेज करेंगे तो आपका डेटा लॉस हो सकता है और आप उसे प्रॉपरली हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर हमें कंप्लीट जो डेटा है एट द एंड हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो है मंथली, वो हमें एक ही सिंगल स्टेज में चाहिए, एक ही हमारे पास प्लेस में वो डेटा होना चाहिए कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इस मंथ नागपुर से कितनी सेल्स जनरेट किया, पुणे से हमने कितनी सेल्स जनरेट किया, मुंबई से हमने कितनी सेल्स जनरेट किया। अगर आपके पास एक ही प्लेस में वो डेटा है तब आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम हम एक्सेल शीट तो मैनेज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट क्या है कि हमारा जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में होना चाहिए, ओके, जहां से एक ही प्लेस में से हम वो कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर पाए। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारा जो डेटा है एक ही प्लेस में होना चाहिए, तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां पर आप कंप्लीट डेटा एक्सेस कर पाए। देन अब नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आप एक्सेल शीट में डेटा स्टोर कर रहे हो और अगर आप ऐसे मल्टीपल शीट मैनेज कर रहे हैं सो डेटा लॉस के चांसेस ज्यादा है। अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो एक्सेल शीट में सो डेटा लॉस हो सकता है, वहां पर भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। सो डेटा लॉस अगेन एक डिसएडवांटेज आपकी एक्सेल शीट का। देन अब सेकेंड, अब जैसे ही आपने नागपुर की सेल्स टीम है, जैसे आपने वेबसाइट पे दिया, आपका एड्रेस मेंशन किया कि आपको ये प्रोडक्ट जो है नागपुर लोकेशन के लिए चाहिए। सो कस्टमर्स ने क्वेरी किया, आपकी वेबसाइट पे गए, क्योंकि लीड्स मल्टीपल चैनल से आपके पास रिसीव होती है। सो आप उनकी वेबसाइट पे गए उस बिजनेसेस की और देखिए एक फॉर्म होता है आपके पास। सो आपने वो फॉर्म फिल किया, आपका नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर और सबमिट कर दिया। अब वो डेटा अब कौन सेल्स टीम उसे हैंडल करेगा? जैसे नागपुर की सेल्स टीम उसे हैंडल करे, पुणे से हैंडल करे या फिर मुंबई से। अब लीड हमारे पास आ रही है नागपुर से, तो मुझे बताइए कि क्या पुणे की सेल्स टीम इसे हैंडल कर सकती है? क्योंकि हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना होता है, हमें ऑन प्लेस में लोकेशन पर जाके कंप्लीट वेरिफिकेशन भी करना है कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ओके, सेटअप हमें कंप्लीट करके देना है उनका। सो कैसे क्या ये पॉसिबल है कि नागपुर से हम कोई क्वेरी कर रहे हैं, लीड आ रही है नागपुर से और आप उसे असाइन कर रहे हो पुणे की सेल्स टीम से? मींस ये प्रॉब्लम होगी। ये क्लियर हो रहा है आपको? मींस आपको अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है कि जैसे ही अगर आपके पास कोई लीड आती है नागपुर से तो आपको उसे असाइन करना है नागपुर सेल्स टीम से ही। तो ये डायरेक्टली असाइन होनी चाहिए नागपुर सेल्स टीम को, करेक्ट? तो एक असाइनमेंट हमें करना है। तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है? हमें असाइनमेंट परफॉर्म करना है, जिसको हम कहते हैं लीड असाइनमेंट। सेम अगेन केसेस के लिए भी, तो जैसे टेक्निकल इशू है, सो टेक्निकल के लिए हमने अनदर टीम है, सॉफ्टवेयर इशू के लिए हमारे पास अनदर इशू है। तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल टीम है, क्योंकि टेक्निकल टीम में या फिर जो सपोर्ट टीम है उसमें भी हमने कैटेगराइज किया है। सो जिस टाइप के केसेस हमारे पास आ रही है उसी टाइप में हमारे पास क्या होना चाहिए, उनको असाइन भी होनी चाहिए। तो आता है आपका असाइनमेंट, क्योंकि हमारे पास जो बिजनेस प्रोसेस है हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। प्लीज माइक ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए, ओके। देन अब इसके बाद हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? अगर जो आपके पास आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बिजनेसेस में, सो जैसे आपने वेबसाइट पे कोई क्वेरी किया तो आपको ये बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करना है। आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई क्वेरी कर रहे हो, आपने जैसे इंफॉर्मेशन फिल किया आपको एक ऑटोमेटेड मैसेजेस आने लगते हैं। अब ये ऑटोमेटेड हम क्यों करें? ऑटोमेटेड मींस ये ऑटोमेटिकली रिसीव हो रहे, कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है वहां पर जो मैसेजेस आपको शेयर कर रहा है। ये ऑटोमेटेड परफॉर्म होनी चाहिए। जैसे आपको ईमेल्स आने लगेंगे, ठीक है, सो आपको ईमेल्स आना चाहिए। जैसे ही आपने क्वेरी किया, आपने इंटरेस्ट शो किया, तुरंत आपको एक ईमेल आना चाहिए। केसेस, जैसे ही केसेस आ रही है, जैसे आपने केस सबमिट किया, अगेन आपको एक ईमेल आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। अगर यही काम हम किसी
किसी एम्प्लॉय को हम बताते कि जैसे आपके पास केसेस आएंगे आपको उसे ईमेल शेयर करना है। सो दिन में तो हमारे पास मल्टीपल केसेस आएंगे। सो कोई पर्सन अगर उसको शेयर करेगा तो कितना टाइम लग सकता है, कितनी एनर्जी लगेगी, कितने एफर्ट्स उनको लग सकते हैं। बट अगर वही काम हम ऑटोमेटेड तरीके से करेंगे तब हमारे पास क्या होता है, वही काम आसान हो जाएगा। सो सेकंड हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। करेक्ट। सो नेक्स्ट नीड क्या है, हम बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड नहीं करके दे सकता कि सेंट्रलाइज सिस्टम में आपके पास एक ही जगह पर कंप्लीट डेटा है, हम उस डेटा को सिक्योर भी कर रहे हैं, हम असाइनमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। देन एट द एंड हमें क्या चाहिए, बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स हमें क्रिएट करना है। सो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स हमें चाहिए, हमें कंप्लीट इसे सिक्योर भी करना है, सेंट्रलाइज सिस्टम में हमें डेटा एक्सेस करना है। तब हमें नीड आती है एक सिस्टम का। ओके। और उस सिस्टम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक्सेल शीट में हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। सो आपको पता चल रहा है कि इतनी सारी हमें नीड है। अब अगर हमें इस बिजनेस को मैनेज करना है प्रॉपरली, मार्केटिंग टीम का डेटा, सेल्स टीम, जो भी मार्केट टीम है उसको भी ऑटोमेट करना है। सेल्स में जैसे सेल्स में किसी सेल्स मैनेजर को हमें असाइन करना है लीड्स, ओके, उनको एक ईमेल भी करना है, मींस आप सेल्स को भी ऑटोमेट कर रहे हो। करेक्ट। तो ये कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए आपकी सेल्स टीम, आपकी मार्केटिंग और आपके सपोर्ट, अब इस कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड है। और वो सॉफ्टवेयर जो आपको आपके मार्केटिंग के लिए, आपकी सेल्स के लिए और आपके सपोर्ट टीम के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके। सो सीआरएम सॉफ्टवेयर की हमें नीड है। सो एक सॉफ्टवेयर की नीड को हमने समझा कि सॉफ्टवेयर कहां पर आएगा, जो आपको बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। जैसे ही आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने देखिए, जैसे आप Amazon पे आपने रजिस्टर किया है, जैसे आप क्या करो, जैसे बिग बाजार ऐसी बड़ी कंपनीज है, जैसे आपने रजिस्टर किया, आपने फोन नंबर मेंशन किया, जिससे देखिए कोई ऑफर लॉन्च होता है तो आपको ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटेड होता है, कोई पर्सन आपको ये ईमेल शेयर नहीं कर रहा, और ये किसके थ्रू होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो ये तो क्लियर है कि उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, कस्टमर्स को इंगेज रखने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास लॉन्च हो रहे सो हमारे वो कस्टमर्स की तरफ पहुंचे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। तब हमें नीड होती है एक सॉफ्टवेयर की, और जो सॉफ्टवेयर आपको सेल्स में, मार्केटिंग, सपोर्ट में, मींस आपके कंप्लीट बिजनेसेस में हेल्प करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। ओके। और सीआरएम का मीनिंग क्या है, सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके। सो सीआरएम का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है कि सीआरएम का मीनिंग क्या है, कि सीआरएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक सीआरएम सॉल्यूशन, एक टूल है जिसके थ्रू हम कंप्लीट कस्टमर्स का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको इंगेज रख रहे हैं ताकि वो कस्टमर्स हमारे बिजनेसेस के साथ जुड़े रहे। ओके। कोई भी अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उनको एक अपडेट जाना चाहिए ताकि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करे और हम अपने बिजनेसेस में ग्रो करें। सो सीआरएम का मेन एडवांटेज क्या है, सो सीआरएम के थ्रू हम क्या करें, अपने बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं। जैसे आपकी सेल्स, जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सीआरएम इज इक्वल टू, जो आपको हेल्प कर रहा है मार्केटिंग प्लस सेल्स एंड सपोर्ट। तो ये कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उस बिजनेसेस के लिए। करेक्ट। देन अब अगर हम सीआरएम के बारे में डिस्कस करें कंप्लीट, कि सीआरएम आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने सीआरएम के बारे में तो समझा, अब सीआरएम को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे सिंपल टर्म्स में। सो सीआरएम इज ए टूल और टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक अभी बड़ी एक कंसेप्ट है एक सीआरएम, और हर इंडस्ट्री में हमें इसे यूज करना होगा फॉर मैनेजिंग all your company's interactions ओके एंड रिलेशनशिप। देखिए हम इंटरैक्शन मैनेज कर रहे हैं एंड रिलेशनशिप। ओके। सो CRM is a tool or technology for managing all your company's interaction and relationship, जो हमें कस्टमर्स के साथ मैनेज करना है। ओके ओके। सो विथ कस्टमर्स, सो कस्टमर्स के साथ हम मैनेज कर रहे हैं
एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब देखिए हम कस्टमर्स के साथ भी मैनेज कर रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कस्टमर्स भी हम कह रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स भी हम कह रहे हैं। क्यों? कस्टमर्स मींस टारगेटेड, ओके, एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, ये दो है। अब देखिए कस्टमर्स मींस जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये आपके एक्चुअल कस्टमर्स है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एंड पोटेंशियल कस्टमर्स मींस जो आपके फ्यूचर कस्टमर्स है, जो हमने नॉन क्वालिफाइड लीड कहा था, ठीक है, जो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो हमें ये भी डेटा मैनेज करना है। अगर हम उन्हें भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे तो इन फ्यूचर वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। जैसे हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर वो यहां पर ऑफर उनको अच्छा लगता है तब वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। सो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। सो कस्टमर्स को भी हम मैनेज करेंगे, उनको इंगेज रखेंगे, उनके साथ इंटरैक्शन, हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, एंड जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनके साथ भी, तब हम अपने बिजनेसेस में ग्रो करते हैं। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है आपका एक सीआरएम सॉफ्टवेयर। सो सीआरएम एप्लीकेशन की नीड कहां आ रही है आपको? हर बिजनेस में जो आपको कस्टमर्स मैनेज करना है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जो कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने में आपको हेल्प कर रहा है, और उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। सो बताइए, सीआरएम आपको क्लियर है? बिजनेस एंड कस्टमर्स क्या होते हैं, यहां तक आप क्लियर हो? बताइए सीआरएम क्या होगा, कहां नीड आती है एक सीआरएम एप्लीकेशन की? सो आपको यह पता चल रहा है कि सीआरएम जो टूल है वो हर बिजनेसेस की नीड है। और मार्केट में अगर हम बात करें तो जो मोस्ट पॉपुलर अभी करंटली जो सीआरएम है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम, ठीक है। और सेल्सफोर्स आपको क्या कर रहा है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हर बिजनेसेस के लिए। और सेल्सफोर्स में कई सारे प्रोडक्ट है जो सेल्स को हेल्प करते हैं, मार्केटिंग के लिए है, सर्विसेज के लिए, हेल्थ, ऐसे मल्टीपल इसमें वो वर्क करता है आपका सेल्सफोर्स सीआरएम, ठीक है। सो सीआरएम का मीनिंग आपको क्लियर हुआ है? बताइए, सब लोग क्लियर है सीआरएम में? आंसर करिए। ओके ओके, देन अब सिंपली अगर हम गोल की बात करें कि क्यों कंपनीज ने सीआरएम यूज करना चाहिए, सो क्या है गोल सीआरएम का? क्या करता है सीआरएम आपके बिजनेसेस के लिए? सो गोल ऑफ सीआरएम बताइए। अगर कोई क्वेश्चंस भी आपको ऐसा आता है कि कंपनीज ने क्यों सीआरएम यूज करना चाहिए, सो सीआरएम क्या प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज के लिए, बताइए। बिजनेस बढ़ाने के लिए, करेक्ट, बिजनेस को ग्रो करता है। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हम ये चाहते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके बिजनेसेस के साथ जुड़े रहे, करेक्ट। सो जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा हम उनको सेल करेंगे। देन अगर हमारे कस्टमर्स में और न्यू कस्टमर्स को लाना, जब हम न्यू कस्टमर्स लाएंगे तब हमारी और ग्रोथ होगी। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जब हम बेटर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तब हमारे बिजनेसेस में न्यू कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि रेफरल से भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। तब जो गोल है सीआरएम का मेन क्या है कि आपके कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मैनेज करना, ओके, उनको अपने बिजनेसेस के साथ जोड़े रखना और अपने बिजनेसेस के लिए न्यू कस्टमर्स को लाना, करेक्ट। सो सीआरएम के बारे में हम क्या कह सकते हैं? टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ओके, एंड grab the new customers into our business। तो हमारे बिजनेसेस के लिए न्यू कस्टमर्स को लाना, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो आपने तीनों टर्म समझा जो हमने डिस्कस किया है कि एक सेल्सफोर्स को समझने के लिए हमें सीआरएम पता है, सो सीआरएम को हमने समझा है। देन आता है आपकी कंपनीज की, कंपनीज मींस कोई भी ऐसी कंपनीज जो कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल कर रही है, जिनके पास कस्टमर्स है, तो उन कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए। और कस्टमर्स का मीनिंग तो आपको क्लियर है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ये कंप्लीट हमें उनको मैनेज करना है। और क्लाउड कंप्यूटिंग पे हमारा सेपरेट सेशन होगा कल सिर्फ हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन अब कंपनी जो है, जो सेल्सफोर्स सीआरएम है, सो सीआरएम की नीड तो हमें समझ गई कि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए। सो क्या मार्केट में सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम ही अवेलेबल है? ओके, क्योंकि अगर ये हर बिजनेसेस की नीड है तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे सीआरएम के।
यस, मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स है जो आपको सीआरएम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बट जो क्वालिटी एंड जो सर्विस आपको सेल्सफोर्स सीआरएम ऑफर कर रहा है वो किसी भी इसमें वो नहीं है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ देखेंगे सेल्सफोर्स की, जो ग्रोथ सेल्सफोर्स सीआरएम ने किया है वो किसी भी सीआरएम में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो हमें सेल्सफोर्स क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है और हर बिजनेस जो कोई प्रीवियस सीआरएम यूज करे वो भी सेम स्विच हो रहे हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। सो जब कंपनीज को सीआरएम की नीड है, सेल्सफोर्स सीआरएम की नीड है, सो उसको बिल्ड करने के लिए उनको सेल्सफोर्स डेवलपर्स चाहिए। तब मार्केट में इतनी डिमांड है सेल्सफोर्स डेवलपर की, क्योंकि सीआरएम हर बिजनेस की नीड है अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो सेल्सफोर्स क्या करता है, एक सीआरएम के साथ, इस सेल्सफोर्स के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। अगर हम बात करें सेल्सफोर्स प्रोडक्ट्स की, तो आपके पास मल्टीपल सेल्सफोर्स प्रोडक्ट्स है। जैसे सेल्सफोर्स क्या करता है, सो आपको जैसे सेल्स क्लाउड प्रोवाइड करता है, सेल्स क्लाउड, ओके, सेम मार्केटिंग क्लाउड, देन सपोर्ट मीन सर्विस क्लाउड है। देन हर इंडस्ट्री में सेल्सफोर्स आप यूज कर सकते हो, जैसे हेल्थ क्लाउड, देन कम्युनिटी क्लाउड, ऐसे मल्टीपल है। ठीक है, एक्सेट्रास। अब आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें से। अब हर इंडस्ट्री में सेल्सफोर्स यूज होता है, एक सॉफ्टवेयर उसको अपने कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने के लिए। देन अगर हमें सेल्सफोर्स बनना है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, क्योंकि आपको ये क्लियर हो रहा है क्योंकि सेल्सफोर्स हर बिजनेस की नीड है, सो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमें सेल्सफोर्स डेवलपर्स चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स की कितनी डिमांड है। अब हमें सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बनना है? सो सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए सेल्सफोर्स में दो पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं। सो सेल्सफोर्स अगर डेवलपर बनना है आपको, सो सेल्सफोर्स डेवलपर, सो अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सीखना होगा, करेक्ट। और सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में मेनली हमारे पास दो वेज आते हैं। ठीक है, सो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये आपने सुना होगा कि सेल्सफोर्स अगर सीखना है तो आपको एडमिन पार्ट सीखना है, देन आपको डेवलपमेंट पार्ट सीखना है। तो उसी को हम कहते हैं, फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी चीजें आपको सीखना होता है, कॉन्फ़िगरेशन। एंड सेकंड आपके पास है कस्टमाइजेशन। ओके, देन अब कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या होता है, जैसे आप इसको एडमिन भी कहते हैं, सो एडमिन, एंड कस्टमाइजेशन मीन ये है आपका डेवलपमेंट। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। कॉन्फ़िगरेशन मींस अब सेल्सफोर्स ने क्या किया है, एक टूल है, जब हम कल के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे और सेल्सफोर्स के बारे में, एक सिंपल वेब एप्लीकेशन की तरह ये वर्क करता है, जहां पर आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किया है। सो उन टूल्स का हेल्प करके भी हम डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन के साथ भी। सो कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी सेल्सफोर्स ने आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किया है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, जिनके थ्रू आप डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बट ये लिमिटेड है। जैसे टूल्स में अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन टूल्स आपके पास है, सो ऑटोमेशन टूल्स हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, करेक्ट। सो एक अगर हमें कोई पेजेस बिल्ड करना है, सो जैसे पेज लेआउट्स हम यहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पेज लेआउट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स, ओके, जैसे सिक्योरिटी भी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। फिफ्थ, जैसे ऐप बिल्डर, अगेन पेजेस को बिल्ड करने के लिए अगेन हमारे पास ऐप बिल्डर एक टूल है। तो इसे मल्टीपल टूल्स है डेवलपमेंट परफॉर्म करने के लिए। बट यहां से जो काम होता है, जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो लिमिटेड वर्क हम परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, एक फ्लो बिल्डर भी टूल है, ऑटोमेशन टूल में आता है, वर्क फ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर, फ्लो बिल्डर, जो हमें सीखना होगा ऑटोमेशन टूल्स में। कॉन्फ़िगरेशन में कई सारी चीजें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है, बट लिमिटेड काम हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑटोमेशन टूल से। ठीक है, बट क्या होता है, क्लाइंट्स की हमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आती है, और अगर जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की हमारे पास आ रही है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है कॉन्फ़िगरेशन से, तब हमें जाना होगा नेक्स्ट कस्टमाइजेशन के लिए। और कस्टमाइजेशन मींस हमें यहां पर कस्टम कोड इंप्लीमेंट करना होगा। जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन से, तो उसके लिए हमें कस्टम इंप्लीमेंटेशन चाहिए, हम कोड के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कोडिंग की जब भी बात आएगी, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। सो कस्टमाइजेशन में डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। सो सेल्सफोर्स में हमें एक लैंग्वेज सीखना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद और हमारे पास जैसे कंसेप्ट्स आते हैं डेवलपमेंट में, जैसे हमें ट्रिगर सीखना है, देन असिंक्रोनस अपेक्स हमें सीखना होता है, असिंक अपेक्स। देन अब जैसे अगर हमें यूआई पार्ट अगर बिल्ड करना है, सो यूआई पार्ट के लिए वीएफ पेजेस है, ऑरा, देन एलडब्ल्यूसी हमें सीखना है, ठीक है। अगर हमें किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सिस्टम को कॉल करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन। तो ये एज अ कंप्लीट सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सीखने के लिए ये सारे टेक्नोलॉजीज आपको सीखना होगा, जितने भी कंसेप्ट्स है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अगर आपको ये दोनों चीजें आती है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। बट सभी कंसेप्ट हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, हमें कोडिंग में परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से आप लिमिटेड चीजें कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि डेवलपमेंट, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई भी कोड इंप्लीमेंट कर पाए। सो इस लेवल तक हमें यहां पर इसे सीखना है। अब देन जैसे ही हमने स्टार्ट किया, अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो आप वर्क कर सकते हो एज अ सेल्सफोर्स एडमिन, क्योंकि सेल्सफोर्स में मल्टीपल प्रोफाइल्स है। सो आप एज अ सेल्सफोर्स एडमिन वर्क कर सकते हैं। सेकेंड, एक बिजनेस एनालिस्ट होता है, तो आप वहां वर्क कर सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, ये सभी फ्रेशर लेवल पे, ठीक है। थर्ड, सेल्सफोर्स डेवलपर, ठीक है, ये सब फ्रेशर है जहां पर आप वर्क कर सकते हो फ्रेशर लेवल पे। देन जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप आर्किटेक्ट लेवल पे वर्क कर सकते हो, एज अ टीम लीड वर्क कर सकते हो, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स में बहुत ग्रोथ है। क्योंकि आपको पता है कि सेल्सफोर्स हर इंडस्ट्री की अभी नीड है, और मार्केट में फिलहाल पॉपुलर सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम है, और एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमें सेल्सफोर्स डेवलपर्स चाहिए, और सेल्सफोर्स डेवलपर्स की बहुत नीड है मार्केट में, क्योंकि ये हर बिजनेसेस की नीड है। सो अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो ये सारी चीजें आपको सीखना होगा, ठीक है। सो ये सब सीखने के लिए आपको कंप्लीट जो ड्यूरेशन चाहिए वो 4 मंथ्स मिनिमम है, क्योंकि हमें सारी चीजें बेसिक से सीखना होता है। सो हमारा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 5 मंथ्स का है, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। कुछ ट्रेनिंग के बारे में आपको बता देता हूं। सो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा 4 to 5 मंथ्स है। 4 मंथ से पहले आपका ट्रेनिंग फिनिश नहीं हो सकता है, 5 मंथ से पहले पॉसिबल है, बट कंप्लीट 5 मंथ्स हमें लगते हैं उस कोर्स को फिनिश करने के लिए, क्योंकि इस कोर्स मॉड्यूल में हम मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे सेल्सफोर्स एडमिन, हम स्टार्ट करते हैं एडमिन से। अब एडमिन में आपको ज्यादा से पॉइंट एंड क्लिक टूल्स मिलेंगे, हमें कोडिंग पार्ट नहीं है, बट लॉजिकल पार्ट है सेल्सफोर्स एडमिन में भी, क्योंकि हमें टूल्स कॉन्फ़िगर करना है, लॉजिकल पार्ट भी हमें यहां पर सीखना होता है। सेकेंड, देन हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो हम अपेक्स प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे, ओके। देन अब अपेक्स प्रोग्रामिंग में जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम जाते हैं सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। सो हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सो बहुत सारे टॉपिक्स है डेवलपमेंट में। देन डेवलपमेंट के बाद हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन। देन अब इंटीग्रेशन के बाद हमें यहां पर सीखना होता है ऐप बिल्डर, क्योंकि हमें अभी यूआई कॉन्फ़िगर करना है। सो ऐप बिल्डर, अब देन आप वीएफ पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। देन ओरा फ्रेमवर्क हमें सीखना है, एंड एलडब्ल्यूसी, करेक्ट। सो इतनी सारी चीजें हमें सीखना होता है, प्लस इसके साथ ही हम सेल्स एंड सर्विस क्लाउड इंप्लीमेंट करते हैं कंप्लीटली। सो इसके लिए हमें कंप्लीट 5 मंथ्स लगते हैं इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। प्रोग्रामिंग पे हम ज्यादा फोकस करेंगे डेवलपमेंट में एंड अपेक्स प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यही रहते हैं कि अगर हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से तो हम कैसे इसे सीख सकते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जरूरी क्या है कि आप इसे बेसिक से स्टार्ट करें, और ट्रेनिंग में हर एक चीज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो इतना सारा टॉपिक्स कवर करने के लिए हमें 5 मंथ्स चाहिए। सो 5 मंथ से पहले आपकी ट्रेनिंग फिनिश नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो सो प्रॉपरली उसको सीखिए, क्योंकि फ्रेशर्स में पेशेंस ज्यादा नहीं होते। आप ऐसी जगह जाते हो, जैसे मैंने देखा है कि 2 मंथ्स या फिर 1.5 मंथ में भी सेल्सफोर्स ट्रेनिंग आप कर लेते हैं, बट उसमें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। इंफॉर्मेशन और स्किल्स एंड नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि सेल्सफोर्स, आप सिर्फ उसका ओवरव्यू ले सकते हो 1 मंथ में सेल्सफोर्स का, आप उसे सीख नहीं पाओगे।
सीखना एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि आप सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करते हमें आना चाहिए। सो प्रॉपरली आप इसको समझिए कि आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है इंडस्ट्री में। सो इसीलिए आपके पास ये प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। सो सेल्सफोर्स को सीखने के लिए आपको इतना टाइम देना ही है, क्योंकि पेशेंस नहीं होती ज़्यादातर हमने ये आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स में, जब आप 4 साल कॉलेजेस में आप दे सकते हैं। सो इसे सीखने के लिए आपको 5 मंथ्स तो भी देना है, और हर एक चीज़ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार आपकी बेस क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आप फिर हम ग्रोथ कर सकते हैं इंडस्ट्री में। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं लेकिन हम वहाँ पर काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी थ्योरी नॉलेज पढ़ा है, और इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली ही इंप्लीमेंट करना है। थ्योरी आपको सिर्फ हेल्प करता है आपके इंटरव्यूज में, बट अगर सर्वाइव करना है इंडस्ट्री में, आपको काम करना है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तब आपको हेल्प करता है आपके प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। सो मेनली हम फोकस करेंगे, हर एक चीज़ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो 5 मंथ्स हमें लगते हैं एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इस कंप्लीट कॉस्ट अगर हम बात करें फीस का, तो सिर्फ 15,000 है, 15,000, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें इसमें से भी, सो 15,000 में आपकी कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। आगे एक बार टीम से बात कर लीजिए फीस के बारे में एंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है कि क्या क्या कोर्स कंटेंट हम कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही आपको नोट्स एंड ड्राइव का एक्सेस मिलेगा सेशंस का। देन मॉक इंटरव्यूज भी आपके होंगे जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे। सर्टिफिकेट्स के लिए भी हम गाइड करेंगे, ओके। अब क्या होता है सेल्सफोर्स में जो कॉमन क्वेश्चंस आपके आते हैं कि सेल्सफोर्स तो हमने सीख लिया, बट जॉब का क्या। जैसे अगर आप करते हो कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, बट पहले आपको सिर्फ स्किल्स पे फोकस करना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सिर्फ आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है तो आप सिर्फ ये माइंड में देख रहे हो कि आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है इसलिए हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे। सो ऐसा नहीं करना, आप स्टार्ट करिए। स्ट्रगल हो सकता है, टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होनी चाहिए या फिर सीएसई और आईटी बैकग्राउंड से होनी चाहिए, सिर्फ मिनिमम कंपनीज का, सिर्फ कुछ कंपनीज का। बट ऐसी मल्टीपल कंपनीज है जो आपको आपके स्किल्स के बेस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके रिज्यूमेज में वो सारे पॉइंट्स है जो इंडस्ट्री की नीड है, करेक्ट। जैसे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है जब भी आप, अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है सेल्सफोर्स का, देन आप क्या करते हो इंटरव्यूज के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, जब हम इंटरव्यूज में अप्लाई करेंगे, सो फर्स्ट एचआर क्या करता है आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर आपकी रिज्यूमेज में वो सभी पॉइंट्स है जो आपका जो एचआर की नीड है, सो जैसे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट का कोई आइडिया है? किसको पता है सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? बताइए। करेक्ट, वो सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड करता है ग्लोबल सर्टिफिकेट्स कि आप एक सेल्सफोर्स सर्टिफाइड डेवलपर है, ठीक है। ओके, सॉरी ये स्क्रीन यहाँ पर स्टॉप हो गई है, 1 मिनट। हाँ, मैं अगेन शेयर करता हूँ इसे। ओके, सो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज में, अगर आपकी रिज्यूमेज में मैक्सिमम पॉइंट्स है, जैसे आपने सर्टिफिकेट्स कंप्लीट किया है, आपके पास सभी प्रैक्टिकल स्किल्स आपने इंप्रूव किया है, आपके पास वो सभी टेक्निकल नॉलेज है, सो एचआर जो है, जैसे एलडब्ल्यूसी, अगर आप विदाउट एलडब्ल्यूसी आपके रिज्यूमेज में आपने अप्लाई किया तो बहुत मिनिमम चांसेस है कि आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, क्योंकि एलडब्ल्यूसी अब हर इंडस्ट्री की नीड है, मीन्स हर कंपनीज की। जब भी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है तो आपकी जो रिज्यूमे है वहां पर आपकी स्किल्स चेक किया जाता है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किया है, ओके। देन आपने सर्टिफिकेट्स किया है या फिर नहीं। अब ये सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी नहीं है। प्रीवियसली क्या होता था कि विदाउट सर्टिफिकेट्स भी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती थी, क्योंकि कैंडिडेट्स ऐसे बहुत कम थे जहां पर वो सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं। बट इस केस में अभी क्या है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स विद सर्टिफिकेट्स जा रहे हैं। जब एचआर के पास ऐसे कैंडिडेट जाएंगे जिनके पास सर्टिफिकेट्स भी है, सो पहले उनके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो हमें भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्यूमेज में एक अच्छा इंपैक्ट पड़े, तो आपको भी सर्टिफिकेट कंप्लीट करना जरूरी है, ओके। सर्टिफिकेट का कॉस्ट 18,000 होता है, जिससे $200 प्लस उसमें जीएसटी भी ऐड होता है। बट कुछ वाउचर्स भी आते हैं सेल्सफोर्स से जिनके थ्रू आप वो सर्टिफिकेट कर रहे हो, ठीक है। अनदर, जैसे आप अगर ट्रेलेट सॉल्व करते हो, एक प्लेटफॉर्म होता है सेल्सफोर्स का, ट्रेलेट का,
अगर वो आप सॉल्व करते हैं प्रॉपरली तो अगेन आपको वो सेम डॉलर, आपको जो वाउचर है वो आपको शेयर होता है फ्री में। सो आप कंप्लीटली वो जो सर्टिफिकेट है वो आप फ्री में भी कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। सो मेनली हम फोकस करेंगे ट्रेनिंग पे और प्रैक्टिकल स्किल्स पे। अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स है तो आप किसी भी कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो, बस अप्लाई करते रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि अप्लाई करते रहेंगे, अगर आपके पास स्किल्स है कभी ना कभी तो आपको जॉब मिलेगा। सो जैसे ट्रेनिंग फिनिश हुआ उसके बाद 2 से 3 मंथ्स का टाइम हमें लगता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, देन अप्लाई करने के लिए और अच्छी जॉब लेने के लिए। देन जो मॉक इंटरव्यूज होंगे वो हम कंडक्ट करेंगे आपके लिए, आपको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम आपकी टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज भी होंगे कि आपको इंटरव्यूज में कैसे आंसर करना है, कैसे आप आंसर करेंगे, कैसा आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, आंसर कैसे देना है, और उसके लिए नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। नोट्स का एक्सेस हम देंगे एंड ड्राइव का एक्सेस। सो जितना हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेनिंग में वो आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना है। उसके साथ क्योंकि आपके रिज्यूमे इसके अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब अप्लाई करते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका रिज्यूमे है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप रिज्यूमेज में ऐड करेंगे तब चांसेस है कि आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। बट कभी ऐसा मत सोचिए कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से तो हम सीख नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप कोई भी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे आपने कॉलेजेस में एडमिशन लिया तब तो सारी चीज़ें आपके लिए न्यू था, जब आप उसको करते गए आप प्रॉपरली, जैसे इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया, उससे पहले तो आपने इंजीनियरिंग नहीं किया था बट फिर भी आपने उसको प्रॉपरली किया, करेक्ट। हर सेमेस्टर आपके लिए न्यू था बट जैसे स्टार्ट किया आपने उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया और आप एग्जाम पास होते गए। उसी तरह से आप ये समझिए कि आप जैसे सेल्स को स्टार्ट कर रहे हो, बट जरूरी है कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए, प्रॉपरली सारी चीज़ें फॉलो करिए, आप इसमें भी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। बट ज़रूरी है कि माइंडसेट पहले आप चेंज करिए कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। देन अब जॉब की बात करें तो जॉब के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली जॉब गेट कर सकते हैं। सो बस हमें रिज्यूमेज में अच्छा इंपैक्ट होना चाहिए, ओके। सो फॉलो करिए और मेन फोकस करेंगे आप अपनी स्किल्स पे। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है, ओके। आपकी कोई क्वेश्चन है? बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। विशाल, शिवानी, अश्विनी, ज्ञानेश्वर, पल्लवी, स्वप्निल, अंकिता, तुषार, जयश्री, प्राची, बताइए, पीयूष, प्रज्योत, कोई क्वेश्चन है आपके? सब क्लियर है आपको? हेलो सर। हाँ, यस सर, विदाउट सर्टिफिकेट अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, विदाउट सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको हमारी तरफ से तो एक सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। आपकी रिज्यूमेज में स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, सर्टिफिकेट का इंपैक्ट क्या होता है। अगर सपोज करें कि एचआर को आपने, जैसे एचआर ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, अब उनमें से जैसे 100 ने उनको रिज्यूमे शेयर किया है कैंडिडेट्स ने, अब उनमें से 20 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके पास सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट भी है, उन्होंने रिज्यूमेस में मेंशन किया है सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट, उन्होंने स्किल्स मेंशन किया है। सो क्या होता है, चांसेस ज्यादा है कि पहले उनके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, करेक्ट। क्योंकि आप भी जब आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, जितनी ज्यादा चीजें आपको सेम प्राइस में मिलेंगी आप पहले उन पर अट्रैक्ट होंगे, करेक्ट। सेम उसी तरह से अगर फ्रेशर लेवल पे है, कंपनीज को सेम ही पैकेज ऑफर करना है, विद सर्टिफिकेट्स हो या फिर विदाउट सर्टिफिकेट्स। सो अगर कंपनीज को सेम पैकेज में ऐसे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट्स किया है, जिनको ऑरा आता है, LWC आता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि पहले उनके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। सो इसीलिए अगर हमें अपनी वैल्यूज बढ़ाना है तो आपको सर्टिफिकेट भी करना होगा। मैं इसको मैंडेटरी तो नहीं कहूंगा बट ये जरूरी भी है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट्स अगर आपने किया तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। सो जो रियलिटी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि ये रियलिटी है कि आपको ये सर्टिफिकेट्स करना होगा ताकि आप कंपनीज में अगर अप्लाई करें तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। विदाउट सर्टिफिकेट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चांसेस फिर कम आते हैं कि आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगे। क्योंकि अभी का सीनियर अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप 10 लोग अप्लाई करें तो उसके लिए 6 लोग तो ऐसे होंगे कि जो विद सर्टिफिकेट है, इसलिए। और वाउचर ऐसे बहुत सर्टिक्यूलेट होते हैं जिनके थ्रू आप कम फीस में भी वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप ट्रेलेड अगर सॉल्व करते हो तो सेल्सफोर्स खुद आपको वो वाउचर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए सेल्सफोर्स कंप्लीट करना जो सर्टिफिकेट है वो कोई बिग डील नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हम कंप्लीटली गाइड करेंगे कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। ट्रेलेड को हम गाइड करेंगे, ट्रेलेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम ट्रेलेड भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है आपके?
हेलो सर। हाँ यस। मैंने एडिट कर ली है बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो छोड़ दिया सेल्सफोर्स का। ओके, आपने ट्रेनिंग तो ऑलरेडी अभी- स्टार्ट किया था। यस, 3 लेट से स्टार्ट किया था। सो थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे सेल्सफोर्स का, तो सर ने बोला कि ये ट्रेलेट भी यूज करो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर बीच में मैंने फिर से छोड़ दिया बिकॉज मेरा लैपटॉप इशू था, ओके, तो मैंने उसके बाद ओपन ही नहीं किया। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप सिर्फ ट्रेलेड अगर फॉलो करे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ ट्रेलेड या फिर सिर्फ यूट्यूब भी फॉलो कर रहे हो तब भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट मेंटर आप कोई भी जो पाथ है उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक मेंटर की नीड आपको होती है, क्योंकि हमें ये पता चले कि स्टार्ट हमें कहां से करना है, एंड हमें कहां पर करना होगा, कैसे हमें इसको फॉलो करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ट्रेलेट से आप प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे। अगर वो चीजें हमने पहले सीखा है, कंसेप्ट को हमने सीखा है, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेलेट पे। बट आप सिर्फ ट्रेलेट से सीखने के लिए जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सो पहले हम क्लास में इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद हम ट्रेलेट में उसका प्रैक्टिस करते हैं। तब आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तब आपको ये इजी लगेगा। सो आपने जितना भी कंसीडर किया अभी तक जो सीखा है वो आपको और इजी लगेगा। बट सिर्फ ट्रेलेट से या फिर सिर्फ यूट्यूब से आप कंप्लीट एज अ जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वो आप फॉलो नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए एक मेंटर आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट पाथ आपके पास होना चाहिए जो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, सो ये मैं कहूंगा कि ये सारी चीज़ आपको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन है? कल्याणी, अंकिता, पल्लवी, प्रशांत, पूजा, रुचि, हाँ यस, परीक्षित। हाँ मेरा हम डिफरेंट बैकग्राउंड से, मतलब लाइक वेब डेवलपमेंट से है, तो कोई डिफरेंट डेवलपमेंट से है, तो हम अगर सेल्सफोर्स में जाएंगे तो हमारा पैकेज क्या होगा? ओके, पैकेज की अगर हम बात करें ना, देखिए पैकेज जो है मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। पैकेज जो है मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो और एक बताना था कि हमें फ्रेशर भी जाना पड़ेगा या एक्सपीरियंस लेवल? नो, देखिए क्या होता है इंडस्ट्री में, फर्स्ट अगर आपको इंडस्ट्री का नॉलेज है, आईटी इंडस्ट्री का, आप अगर एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस जा रहे हो, अगर आपको कोई अनादर डोमेन का एक्सपीरियंस है तो उसे हम क्रॉस स्किल्ड डेवलपर कहते हैं, कि आपको पहले अनादर टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, देन आपने स्विच किया सेल्सफोर्स में, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यूज में, आपको ज्यादा पैकेज ऑफर करेंगे, क्योंकि एक इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यूज में। आपको एज अ फ्रेशर वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री का नॉलेज है। जो एकदम कंप्लीट फ्रेशर होता है उनका पैकेज वैरी करता है, जैसे उनका मिनिमम पैकेज 3 LPA से स्टार्ट होता है। बट अगर आप एक क्रॉस स्किल्ड हो, आपको 2 इयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बट अनदर डोमेन में, बट फिर भी उनका इंपैक्ट पड़ता है, तो आपका पैकेज जो है वो कंपनी टू कंपनी देन वैरी करेगा, बट एज अ फ्रेशर आपका पैकेज नहीं रहेगा, वो आपको एक्स्ट्रा पैकेज मिलेगा। बट आप सर्वाइव कर सकते हो, आपको पता है आईटी इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर कैसे होता है, हर एक चीज़ आपको पता है। सो इसीलिए आपको एक इंपैक्ट पड़ता है आपकी रिज्यूमेज में कि आपको आईटी इंडस्ट्री का ऑलरेडी नॉलेज है, तो आपको उसी लेवल का पैकेज मिलेगा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है पैकेज के लिए। ठीक है, बट अगर कोई प्योरली सेल्सफोर्स है, जिसको 2 इयर्स का प्योर सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, तो उसको पैकेज थोड़ा हाई मिलता है आपके कंपैरिजन में। बट अगर आप भी जा रहे हो तो आपको भी बहुत ऐसा कम पैकेज नहीं मिलेगा। सो बेस्ड ऑन स्किल्स आपको वो पैकेज मिलता है। आप चाहे किसी अनदर टेक्नोलॉजी से भी स्विच हो रहे हो, क्रॉस स्किल डेवलपमेंट, अगर आपके पास वो नॉलेज है कंप्लीटली। बट एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है स्टूडेंट्स का, प्रज्योत आपको आंसर मिला, बट एक कंसेप्ट है जो मुझे सभी को एक्सप्लेन करना है। अब क्या होता है ना, कुछ फ्रेशर कैंडिडेट्स भी मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए, कोई भी कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से इंडस्ट्री में मत जाइए। अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीज़ें आप इंडस्ट्री में जाके सीख सकते हैं वो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये मिसगाइड किया जाता है कि आप जैसे 2 इयर्स का आपका गैप है, तो आपको ये बोला जाएगा कि आप ये 2 इयर्स का गैप नहीं शो करेंगे, आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे। तो वो गैप सिर्फ जो ना करने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड नहीं होता है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के थ्रू आपने क्या किया, कंप्लीट आपने ये बताया आपकी प्रोफाइल में कि आपने 2 साल इंडस्ट्री में काम किया है। अब आप बताइए कि जिसने 2 साल सेल्सफोर्स में काम किया है उसका नॉलेज क्या होगा, और आपने सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग किया है किसी इंस्टीट्यूट में, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, अभी तक तो आपने इसको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। सो ऐसी चीजें नहीं फॉलो करना है सिर्फ एंटर होने के लिए इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर आपने खुद को उस लेवल का प्रिपेयर किया है तब पॉसिबल है,
बट एज अ फ्रेशर ये सारी चीज़ें आपको नहीं फॉलो करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस होगा, पेशेंस रखेंगे तो आपको इंडस्ट्री में आपको वैल्यू मिलेगी, आप जाएंगे कंपनीज में, आपको टाइम मिलता है सीखने के लिए चीज़ें, ठीक है। सो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो तो कंपनी तो उतना ही एक्सपेक्ट करेगी आपसे कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको काम भी उतना ही मिलेगा, अगर पैकेज उतना मिल रहा है प्लस उसका काम भी मिलेगा, करेक्ट। तो वो आप करने में कैपेबल होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट किया और आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में जा रहे हो 2 साल का एक्सपीरियंस लेके, तब ये पॉसिबल नहीं है। आप प्रॉपरली जाइए, 2 साल का टाइम लगेगा, चीज़ें सीखने के लिए लगेंगी, बट उसके बाद आपकी जो ग्रोथ रहेगी वो कोई यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं होता आईटी इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ के लिए। जितना आप खुद को इंप्रूव करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे, उतना हमें यहाँ पर रिटर्न मिलता है। बट ज़रूरी क्या है कि प्रॉपरली उसे फॉलो करिए, कोई भी शॉर्टकट्स मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि शॉर्टकट से अगर आपको सक्सेस मिलती भी है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेगा, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब मत फॉलो करिए, प्रॉपरली उसको सीखिए प्रैक्टिकली एंड फ्रेशर लेवल पे अप्लाई करिए। क्योंकि कंपनीज, अगर हम ये कहते हैं ना कि कंपनीज क्यों फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम होता है। क्योंकि क्या होता है, फ्रेशर्स एक तो स्किल सीखते नहीं है पहले तो, क्योंकि सिर्फ बेसिक 2 महीने की ट्रेनिंग वो कंप्लीट करेंगे, सिर्फ थ्योरी नॉलेज लेंगे और इंडस्ट्री में जाएंगे, बट उसके बाद भी आप काम ही नहीं कर सकते हो, तो कंपनीज क्यों हायर करें। अब ये सारी चीज़ें, और अगर आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो सिर्फ ऐसे ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तब तो आप वहाँ पर काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब कंपनी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हायर कर रही है तो उसको काम भी उसी लेवल का होगा, अदरवाइज वो फ्रेशर्स को ही हायर करती। उनको एक रिक्वायरमेंट होगी जिन पे सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही काम कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने हायर किया। और आप जा रहे हो एज अ विदाउट, आपको कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, तो कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए, ये चीज़ें मत फॉलो करिए, थोड़ा सा पेशेंस रहेंगे, सर्टिफिकेट कंप्लीट करिए सेल्सफोर्स का, रिज्यूमेस में वैल्यूज़ बढ़ाइए, कुछ प्रोजेक्ट्स करिए, उसके बाद आप एंटर करिए एज अ फ्रेशर लेवल पे। सो आपको टाइम भी मिलता है इंडस्ट्री में जाने के बाद, आप खुद को इम्प्रूव भी कर पाएंगे, और उसके बाद आप प्रॉपरली वो सारी चीज़ें फॉलो करिए। मेन फोकस करिए आप स्किल्स पे, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आप प्रॉपरली सर्वाइव भी कर सकते हैं। सो शॉर्टकट्स मत यहाँ पर आप इस्तेमाल करिए, ओके, बट स्किल्स पे फोकस करिए प्रॉपरली। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगा ही, करेक्ट। बस ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, स्क्रैच से आप स्टार्ट करिए और आप एडवांस लेवल तक आपको सीखना है। जितना आपको चाहिए एज अ फ्रेशर लेवल पे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। आप एक बार कोर्स कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लीट करें। जो पैकेजेस है या फिर जो जॉब गारंटी है, वो सब आप पर डिपेंड करता है। कोई जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब गारंटी क्या है, एंड अगेन क्वेश्चंस आते हैं कैंडिडेट्स के कि मिनिमम पैकेज क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मिनिमम पैकेज 8 LP है, तो क्या आप मान लोगे? नो। ये सारी चीज़ें कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। फ्रेशर लेवल पे अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 3 LP है। मैं किसी को भी ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा कि आपको 5 LP या फिर 8 LP का पैकेज मिलता है। ये डिपेंड करता है, किसी कैंडिडेट्स को 4.5 तक भी मिलता है एज अ फ्रेशर लेवल, किसी को 2.5 भी मिलता है, किसी को 3 LP भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको 5 LP का ही पैकेज मिले या फिर 8 LP का ही पैकेज मिले। देन अगर हम जॉब गारंटी की बात करें, सो कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी पर्सन आपकी जॉब गारंटी नहीं ले सकता जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगर आपके पास वो स्किल्स है, आपने इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म किया, तब आप सिलेक्ट हो सकते हो। अदरवाइज अगर मैं आपको कहूँ कि यस जॉब गारंटी 100%, बट आप खुद ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हो खुद के लिए, सो कैसे जॉब गारंटी हो सकती है? तो वो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आपने 5 मंथ्स क्या इंप्रूव किया है खुद को, कैसे आपने पढ़ाई किया है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो ऐसे ट्रैप्स में मत जाइए कि जो आपको कह रहा हूँ कि 100% प्लेसमेंट गारंटीड प्लस 8 LPA पैकेज मिनिमम एज अ सेल्सफोर्स फ्रेशर, ये पॉसिबल नहीं है। सीखने कर फोकस करिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो ग्रोथ तो बहुत है, ठीक है। 2 साल बाद अगर आप खुद को देखेंगे तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। जो आपने पाथ फॉलो किया है या फिर जो आप इंडस्ट्री में आप एंटर होने जा रहे हो सेल्सफोर्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप अच्छे लेवल पे जा सकते हो। बट ज़रूरी क्या है कि प्रॉपरली वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, खुद को इम्प्रूव करिए उस लेवल का, एंड देन वो आपको सारी चीज़ें मिलती है। बट शॉर्टकट मत इस्तेमाल करिए, ठीक है। सो प्रॉपरली वो सारी चीज़ें फॉलो करिए जितने आपको चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। टेक्निकल स्किल्स की गारंटी मेरी, उसकी मैं गारंटी आपकी ले सकता हूँ कि प्रॉपरली वो सारी चीज़ें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर हो जाएंगी। प्लस उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है, आपके मॉक इंटरव्यूज एंड सर्टिफिकेशंस के लिए मैं आपको गाइड करूँगा। उसके बाद हमारे पास जो प्लेसमेंट टीम है वो आपको रेफरेंसेस शेयर करेंगी। अब उस रेफरेंसेस में आप अप्लाई करेंगे एंड देन अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बट अगर मैंने कोई आपको रेफरेंसेस शेयर किया और आपने इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया,
देन उसके बाद क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है फिर भी? नो, करेक्ट, क्योंकि वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत किया और कैसे आप कोड कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके? बताइए। हेलो। हाँ, यस। हाँ सर, मैं 2021 बैच पास आउट हूँ। मैंने C++ जावा कोर्सेज कंप्लीट किए। अभी मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अप टू एंड में हूँ सर। 15 दिन अभी बाकी है सर कोर्स। तो मुझे सेल्सफोर्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं? अब डिपेंड करता है, देखिए आपके इंटरेस्ट पे, आपको ग्रोथ, मल्टीपल फैक्टर्स है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी करियर ग्रोथ क्या है, एंड सेकंड बात आती है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, आपको करियर टेस्टिंग में ही करना है, तो आप उसे कंटिन्यू करिए। अदरवाइज आप स्विच करना चाहते हो, सेल्सफोर्स आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आता है, तो वो चीज़ें भी आप सीखिए, क्योंकि मेन क्या होता है लाइफ में, हमें ग्रोथ भी चाहिए, करेक्ट। सो दोनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि अगर आप सेल्सफोर्स भी ज्वाइन करें, आप सेल्सफोर्स के सेशंस अटेंड करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे कंटिन्यू करिए, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या सर फिर डेमो, Salesforce भी। प्री डेमो सेशन कब तक है सर? डेमो सेशन आज का एक सेशन है, देन कल एक आपका डेमो सेशन होगा, मंडे से रेगुलर बैच स्टार्ट होगी। और मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं हमारे बैच में 20 to 25 एक बैच में स्टूडेंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर है तो किसी भी स्टूडेंट पे फोकस नहीं हो पाता है। सो हर एक स्टूडेंट का वो इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हमें मिनिमम स्टूडेंट चाहिए एक बैच में, इसीलिए। सो कल का भी सेशन आप अटेंड करिए सभी। कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन हम हमारे मंडे से रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। ओके देन, सो कल सेशन अटेंड करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कल के सेशन में भी पूछ सकते हो। ओके पीयूष, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं लाइक कोई भी ऐसा BA, सीखने के लिए BSc देखिए, वगैरह? कोई लिमिटेशंस नहीं है सीखने के लिए। अगर आपको सीखना है, बट क्या होता है जॉब के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखना होगा, लेकिन जॉब तो मिलेगा ही आपको। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ जिन्होंने एकदम किसी अनादर बैकग्राउंड से होके भी अच्छे वो IT इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अच्छे पैकेज पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर करती है, आपकी डिग्री नहीं। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलने तक, बट एक बार आपने IT इंडस्ट्री में एंटर किया, फ्रेशर लेवल पे आप अगर गए, उसके बाद तो फिर ना आपकी डिग्री चेक होती है ना ही कुछ। एक बार सिर्फ अगर आपको एंटर करना है इंडस्ट्री में, अगर आपने वो स्किल्स लिया, एक बार 2 साल का एक्सपीरियंस आपको आ गया, उसके बाद सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही आपको जॉब मिलता है। बट थोड़ा सा दिक्कत होती है वो फर्स्ट एंटर होने में IT इंडस्ट्री में, क्योंकि कुछ कंपनीज का होता है क्राइटेरिया, लेकिन मल्टीपल ऐसी कंपनीज है जो विदाउट क्राइटेरिया भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है, सिर्फ आपकी स्किल्स के बेस्ड पे। अगर हम कहें कि सिर्फ जिसकी का IT जैसे IT की डिग्री है, IT इंजीनियर, बट अगर उनके पास स्किल्स ही नहीं है तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। एट द एंड तो मैटर तो आपका सिर्फ स्किल्स मैटर करता है, आपकी डिग्री नहीं, ठीक है। सो अगर स्टार्ट करना ना कोई भी चीज़ है, आपको पता है कि दूसरी जगह पर तो आप कोई जा नहीं सकते हो, एक ये वे है, तो जो आपने पाथ फॉलो किया है बस एंड तक उसको फॉलो करिए, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको सक्सेस मिलेगा, बट ज़रूरी क्या है एट द एंड तक उसको फॉलो करते रहना है आपको, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोडिंग हम सीख सकते हैं या फिर नहीं, तो उसकी गारंटी हमारी कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये गारंटी हम ले सकते हैं आपकी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा ट्रेनिंग में, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको ना समझे। ओके ओके सर, ठीक है। सो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आज। सो कल का सेशन आप ज्वाइन करेंगे अगेन, और मंडे से हमारी रेगुलर बैचेस स्टार्ट होगी। अगर जिनको ज्वाइन करना है तो आप टीम को कांटेक्ट करिए या फिर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ। सो जिनको भी ज्वाइन करना है आप टीम को मैसेज करके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।